सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 9 नवंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे क्या पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में विधि आयोग के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा ऋतुराज अवस्थी को। तो अभी कर्नाटक हाईकोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस हैं ये ऋतुराज अवस्थी, और इनको अभी विधि आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और इस तरह से वे कौन से नंबर के बने हैं? 22वें नंबर के बने हैं। तो भारत का विधि आयोग एक गैर सांविधिक निकाय है। ये आयोग एक निश्चित कार्यकाल के लिए स्थापित किया जाता है और कानून और न्याय मंत्रालय के सलाहकार निकाय के रूप में काम करता है। भारत सरकार ने 1955 में तत्कालीन महान्यायवादी एस.एम. सीतलवाड़ की अध्यक्षता में स्वतंत्र भारत के पहले विधि आयोग की स्थापना की थी। ये भी आप ध्यान रखें। अच्छा, अभी आप जानते हो इसरो के आदित्य L1 मिशन के प्रधान वैज्ञानिक कौन बने थे? डॉक्टर शंकर सुब्रमण्यम। और भारत के नए अभी अटॉर्नी जनरल बने थे आर वेंकटरमणि। और रेल टेल के नए अध्यक्ष बने संजय कुमार। तो ये नाम भी न्यूज में थे, ध्यान रखना। बढ़ते आगे। अब बताइए, अभी वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे कब मनाया गया? तो आंसर होगा 8 नवंबर को। तो हर साल 8 नवंबर को वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे के रूप में मनाया जाता है। ये दिन रेडियोलॉजी के उस मूल्य के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है जो सुरक्षित रोगी देखभाल में योगदान देता है। बात करेंगे इस बार की थीम क्या है? रेडियोलॉजिस्ट एंड रेडियोग्राफर्स सपोर्टिंग पेशेंट्स, यानी कि रोगी का समर्थन करने वाले रेडियोलॉजिस्ट और रेडियोग्राफर। पहली बार इसको 2012 में मनाया गया था। रेडियो से एक डे आपको याद आएगा, वर्ल्ड रेडियो डे। वो हम 13 फरवरी को मनाते हैं। वैसे 13 फरवरी को नेशनल वुमेन्स डे भी हम मनाते हैं, सरोजनी नायडू जी की जयंती को। और आपको याद है, दृष्टिबाधित लोगों के लिए भारत का पहला इंटरनेट रेडियो यानी कि रेडियो अक्ष ये कहाँ पे लॉन्च हुआ था? तो आंसर होगा नागपुर में। तो आप देखो, अभी नवंबर में 1 नवंबर को हमने वर्ल्ड वेगन डे मनाया था। 3 नवंबर को पहली बार अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर डे मनाया। 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस, वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे मनाया। और अभी 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस के रूप में मनाया था। तो ये भी आप ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी किसे ग्लोबल सिस्टम ऑफ मोबाइल कम्युनिकेशन एसोसिएशन का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा गोपाल विट्ठल को। तो ग्लोबल सिस्टम ऑफ मोबाइल कम्युनिकेशन एसोसिएशन, जो कि एक वैश्विक संगठन है जो पूरे देश में मोबाइल परितंत्र को कवर करता है, तो अभी गोपाल विट्ठल को इसका उपाध्यक्ष बनाया गया है। वे भारतीय एयरटेल समूह के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। अच्छा, ये तो इसके उपाध्यक्ष बने हैं। और अगर अध्यक्ष की बात करेंगे तो टेलीफोनिका समूह के सीईओ जॉस मारिया इसके अध्यक्ष बने हुए हैं। आप जानते हो, अभी राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के अध्यक्ष बनी थी कौन? मृणालिनी श्रीवास्तव। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के अध्यक्ष बने हैं कल्याण चौबे। और सीबीडीटी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स के चेयरमैन बने हैं नितिन गुप्ता। ये नाम भी न्यूज में है, ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलो फिर बताओ, अभी नवंबर 2022 में वर्ल्ड ट्रेवल मार्केट 2022 का आयोजन ये कहाँ पे किया गया? तो आंसर होगा लंदन में। तो हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड ट्रेवल मार्केट 2022, इसका आयोजन अभी लंदन में हुआ है 7 नवंबर से लेकर 9 नवंबर तक। आपको पता है, कोविड आने के बाद जो टूरिज्म सेक्टर है वो हर देश में ठप पड़ गया था। तो कोविड के बाद टूरिज्म को फिर से बढ़ाने के लिए इसका आयोजन किया जा रहा है। और भारत ने स्वयं को पर्यटन का पसंदीदा स्थल के रूप में प्रदर्शित करने के लिए इसमें पार्टिसिपेट किया। और इस वर्ल्ड ट्रेवल मार्केट 2022 जो कि लंदन में हुआ, इसकी थीम क्या रखी गई? यात्रा का भविष्य शुरू हुआ। अच्छा, आपको याद है, अभी 65वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे हुआ था? कनाडा में हुआ था। कनाडा, जिसकी कैपिटल होती है ओटावा। और याद रखना, ये सर्वाधिक तटीय सीमा वाला देश है। जैसे कि हमारे देश में हम बात करते हैं ना, सर्वाधिक तटीय सीमा वाला राज्य कौन सा है? तो आंसर होगा गुजरात। और देशों में बात करेंगे तो कनाडा है। गेहूं की सबसे बड़ी मंडी भी आपको यहीं पे मिलेगी, विनिपेग कनाडा में। और कनाडा में एक मॉन्ट्रियल नाम का शहर है जहां पे क्या हुआ था? 16 सितंबर 1987 में ओजोन परत संरक्षण के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। अभी कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे 2022 में, जो कि इसका 22वां संस्करण था। कहाँ पे हुआ था? बर्मिंघम यूके में। और अभी ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं ऋषि सुनक, कंजर्वेटिव पार्टी के हैं वो। अच्छा, ट्रेवल से आपको एक इंडेक्स भी याद आएगा, वर्ल्ड ट्रेवल एंड टूरिज्म इंडेक्स, जिसको
किसने जारी किया था? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने। उसमें भारत 54 नंबर पे था, टॉप पे जापान था। क्या आप बता सकते हो वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो आंसर होगा मैड्रिड, स्पेन में। और अभी 2022 में नाटो का जो सम्मेलन है, नाटो की जो बैठक है, वो कहाँ पे हुई थी? मैड्रिड, स्पेन में। ये भी आप याद रखना। बढ़ते आगे। चलो फिर बताओ, अभी नवंबर 2022 में FIH पुरुष जूनियर हॉकी विश्व कप ये कहाँ पे होंगे? तो आंसर होगा भुवनेश्वर में। तो ये है 12वां जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप 2021। ये 24 नवंबर से शुरू हो रहा है। कहाँ पे? उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर में। भुवनेश्वर में जो कलिंगा स्टेडियम है वहां पे होंगे ये। और इसमें भारतीय जूनियर हॉकी टीम के कप्तान बने हैं विवेक सागर प्रसाद, और मुख्य कोच कौन है? ग्राहम रीड। आपको बता दूं ये लगातार तीसरी बार है जब भारत इस टूर्नामेंट की मेजबानी कर रहा है। इससे पहले 2 बार कप किया था, 2013 में नई दिल्ली में हुए थे उस वक्त, और 2016 में लखनऊ में हुए थे। और जो लखनऊ में लास्ट एडिशन हुआ था उसको भारत ने ही जीता था। अच्छा, अभी हॉकी से आपको याद आएगा, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष कौन बने? मोहम्मद तैयब इकराम। और हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन बने थे? दिलीप तिर्की। वैसे इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा लुज़ेन, स्विट्जरलैंड में। अच्छा, अभी आपने पढ़ा था ना सुल्तान जोहोर हॉकी कप, ये हुआ था भी मलेशिया में। इसको भारत ने जीता है। किसको हरा करके? ऑस्ट्रेलिया को हरा करके। और इसी तरह से FIH हॉकी 5S का पहला खिताब भी भारत ने जीता, पोलैंड को हरा करके। ये लुज़ेन, स्विट्जरलैंड में हुआ था। और भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बन रहा है उड़ीसा में, जिसका नाम बिरसा मुंडा के नाम पे रखा गया है। उसी तरह से पंजाब में मोहाली हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर बलबीर सिंह सीनियर के नाम पे कर दिया गया। अच्छा, हॉकी से रिलेटेड कुछ कप एंड ट्रॉफीज हैं जो आपके स्टैटिक प्रश्न में पूछी जा सकती है, जैसे कि अजलान शाह कप का संबंध किससे है? हॉकी से है। आगा खां कप हो गया, नेहरू कप हो गया, ध्यानचंद कप हो गया, रंगा स्वामी कप हो गया, सिंधिया कप हो गया, या रणजीत सिंह कप। इनमें से कोई भी प्रश्न आता है तो इनका सभी का संबंध है हॉकी से, या आप ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, अभी किसने एशियाई महाद्वीपीय शतरंज टूर्नामेंट 2022 में महिला वर्ग का खिताब जीता है? तो आंसर होगा PV नंदिता। तो यहां पे हम बात कर रहे हैं एशियाई महाद्वीपीय शतरंज टूर्नामेंट 2022 की। इसमें वुमेन्स कैटेगरी महिला वर्ग का खिताब PV नंदिता ने जीता है। ये चेन्नई की चेस प्लेयर है। और ओपन कैटेगरी में बात करें तो R प्रज्ञानानंद ये विजेता रहे, ये भी चेन्नई से हैं। अच्छा, चेस की बात चल रही है तो अभी आपको याद आएगा 44वां शतरंज ओलंपियाड जो पहली बार भारत में हुआ था, कहाँ पे हुआ था? चेन्नई में ही हुआ था। और उसका शुभंकर था थम्बी, और उसमें विजेता रही थी उज्बेकिस्तान की टीम। और अब जो 2024 में शतरंज ओलंपियाड होंगे वो कहाँ पे होंगे? हंगरी के बुडापेस्ट में होंगे। और 2026 वाले उज्बेकिस्तान में होंगे। अच्छा, अभी दुनिया के सबसे उम्रदराज शतरंज ग्रैंड मास्टर का निधन हो गया। उनका नाम था यूरी एवरबक। आप जानते ही हो भारत के पहले ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद हैं, जो अभी फिडे के वाइस प्रेसिडेंट भी बन गए हैं। इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है माइंड मास्टर। और ये पहले व्यक्ति हैं जिन्हें पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला था 1991-92 में, जिसे आज आप मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के नाम पे जानते हो। इसमें पुरस्कार राशि भी बदल दी गई है, 7.5 लाख रुपए की जगह 25 लाख रुपए दिए जाते हैं। वहीं अगर पहली महिला ग्रैंड मास्टर की बात करेंगे तो आंसर होगा S विजयलक्ष्मी। अच्छा, भारत में पहली बार चेस अकेडमी कहाँ पे खुलेगी? भुवनेश्वर में। और फिडे का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? लुज़ेन, स्विट्जरलैंड में। और अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए एज ए स्टैटिक कि जो आपका चेस बोर्ड होता है उसमें टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने होते हैं? तो आंसर होगा 204 होते हैं, ये याद रखना। और वर्ल्ड चेस डे हम मनाते हैं 20 जुलाई को, ये भी ध्यान रखो। बढ़ते आगे। चलो बताओ, देश का पहला डबल डेकर एक्सप्रेस वे ये कहाँ पे बनेगा? तो आंसर होगा नोएडा। तो एक है नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे, जिसकी लंबाई 24.5 किलोमीटर है। ये 6 लेन एक्सप्रेस वे है और इसी पे देश का पहला डबल डेकर एक्सप्रेस वे तैयार हो रहा है। एक्चुअली में ये दिल्ली से नोएडा को जोड़ता है और नोएडा से यमुना एक्सप्रेस वे को। तो जो वाहन दिल्ली से आते हैं और आगे जाना चाहते हैं तो उसे नोएडा में भी एंट्री करनी पड़ती है, जिससे वहां पे ट्रैफिक जैम होता है। तो अब ये जो एलिवेटेड एक्सप्रेस वे है, इसकी मदद से जो नोएडा नहीं जाना चाहते वो सीधे निकल जाएंगे।
मतलब ये दिल्ली को यमुना एक्सप्रेसवे से जोड़ने का काम करेगा, आप ऐसे कह सकते हो। अच्छा, इसी तरह से आपको याद होगा भी भारत ने कहाँ पे सबसे लंबा डबल डेकर फ्लाई ओवर बनाने का रिकॉर्ड बनाया था, तो आंसर होगा पुणे में, जिसकी लंबाई 3.14 किलोमीटर है। और पहला एलिवेटेड एक्सप्रेसवे ये द्वारका एक्सप्रेसवे है। और अभी बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया था प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश में, जिसकी लंबाई है 296 किलोमीटर। अच्छा, आपके लिए एक प्रश्न है कि बुंदेलखंड क्षेत्र का पहला टाइगर रिजर्व ये कौन सा बना है, ये आप बताओ। हमने पढ़ा था अभी, तो ये आप ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में किस आईआईटी ने ब्रिज इंफ्रा प्रोजेक्ट्स के लिए किफायती कंक्रीट तैयार किया है, तो आंसर होगा आईआईटी हैदराबाद। तो अभी आईआईटी हैदराबाद के वैज्ञानिकों ने एक किफायती अल्ट्रा हाई परफॉर्मिंग फाइबर प्रबलित कंक्रीट तैयार किया है, जिसका उपयोग पुलों में और अन्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के निर्माण में किया जाएगा। तो फाइबर की मात्रा को कम करके अल्ट्रा हाई परफॉर्मिंग फाइबर प्रबलित कंक्रीट की लागत को वहन करने योग्य बनाया गया है। अच्छा, मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं, फाइबर ऑप्टिक्स का जनक किसे कहा जाता है जिनका निधन हो गया? नरेंद्र सिंह कपानी। आपको याद होगा अभी आईआईटी हैदराबाद ने विकलांग व्यक्तियों के लिए भारत का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित जॉब पोर्टल लॉन्च किया था, जिसका नाम क्या है? स्वराजबिलिटी। अभी कृषि कचरे से बनी जैव ईंट यानी कि बायो ब्रिक से भारत की पहली इमारत का उद्घाटन भी आईआईटी हैदराबाद में किया गया था। और अभी डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आईआईटी हैदराबाद में ही टेक्नोलॉजी इनोवेशन सेंटर तिहान का उद्घाटन भी किया था। यहाँ पे ड्रोन से संबंधित विकास कार्य होंगे। बाकी आईआईटी मद्रास की बात करें तो इसने पहला स्वदेशी मोटर चलित व्हील चेयर लॉन्च किया था, जिसका नाम है नियो बोल्ट। आईआईटी मद्रास ने एक रोबोट होमोसेप भी डेवलप किया सेप्टिक टैंक को साफ करने के लिए। और आईआईटी रोपड़ दुनिया का पहला प्लांट बेस्ड स्मार्ट एयर प्यूरिफायर बनाया था, जिसका नाम है यू ब्रीथ लाइफ। और आईआईटी दिल्ली अभी दुनिया का सबसे छोटा वियरेबल एयर प्यूरिफायर इन्होंने लॉन्च किया था, जिसका नाम है नासो 95। तो ये भी याद रखना। और अगर आपसे पूछे कि भारत के बाहर अपना पहला आईआईटी कहाँ पे बनेगा? यूनाइटेड अरब अमीरात में। बढ़ते आगे। चलो बताओ, हाल ही में किसे अंतरराष्ट्रीय कन्नड़ रत्न पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया? तो आंसर होगा यदुवीर कृष्ण राज चामराजा वाडियार को। ये एक ही नाम है। तो पूर्व शाही परिवार के सदस्य हैं ये कृष्ण राज चामराजा वाडियार, जिनको अंतरराष्ट्रीय कन्नड़ रत्न पुरस्कार के लिए चुना गया है। ये कन्नड़ राज्योत्सव को चिन्हित करने के लिए दुबई कन्नडिगा के द्वारा हर साल दिया जाने वाला एक पुरस्कार है। आप जानते हो ताहिरा कुतुबुद्दीन 15वां शेख जायद बुक अवार्ड जीतने वाले ये भारतीय मूल के पहले व्यक्ति बने थे। और शेहान करुणा तिलिका का नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये श्रीलंका के हैं। अभी बुकर पुरस्कार 2022 इनको मिला था इनके नॉवल द 7 मून ऑफ माली अल्मेडा के लिए। गीतांजलि श्री का नाम भी इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2022 इन्होंने जीता है इनकी पुस्तक टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए। और ट्रांसलेटर है डेजी रॉकवेल। तो इन दोनों ने, गीतांजलि श्री और डेजी रॉकवेल ने जीता है इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार इस साल का। तो ये ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलो बताओ, नवंबर 2022 में पुष्कर मेले का आयोजन ये कहाँ पे किया गया? तो आंसर होगा राजस्थान में। तो राजस्थान में पुष्कर मेले का आयोजन होता है। अभी 2022 में 1 नवंबर से लेकर 9 नवंबर तक ये मनाया गया। और इसे पुष्कर ऊंट मेला, कार्तिक मेला भी कहा जाता है। और ऐसे ही आप याद रखो, पुष्कर महोत्सव भी होता है। वो कहाँ पे होता है? वो कश्मीर में होता है। आपको याद होगा अभी राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव का आयोजन हुआ था कहाँ पे? छत्तीसगढ़ के रायपुर में। और शिरुई लिली फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? मणिपुर में मनाया जाता है। अभी पहला नागा मिर्च फेस्टिवल ये कहाँ पे बनाया गया था? नागालैंड में। एक साओ जोआओ फेस्टिवल होता है, ये गोवा में होता है। और अभी लेवेंडर फेस्टिवल का आयोजन किया गया था पहली बार जम्मू में। और मेले से याद रखो, एक खीर भवानी मेला है और एक बंगस आवाम मेला है। ये कहाँ पे मनाया जाता है? जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर में हैरत महोत्सव भी होता है, कंचोत महोत्सव भी हमने मनाया। और पहली बार अहरबल महोत्सव भी मनाया था हमने जम्मू कश्मीर में ही। तो बात करेंगे कल की वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे क्या प्रश्न पूछा था कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बन गए? तो आंसर होगा मोहम्मद तैयब इकराम। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है और इन सभी का क्विज बना करके अपलोड कर दिया गया आपके क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन पे। वहीं पे इनकी आपको PDF भी मिल जाएगी। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।